अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाच सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू आरजू। सर, कारगिल को पाकिस्तान में भी एक ब्लंडर के तौर पे देखा जाता है, ना सिर्फ ये कि पॉलिटिशियंस में बल्कि आम पब्लिक भी यही समझती है। अभी नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब के साथ उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसको पाकिस्तान ने वॉयलेट किया। कैसे देखते हैं आप उनकी इस स्टेटमेंट को? क्या अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अपनी गलतियों को मानने लगे या एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिसी मेकर्स, तो क्या कुछ बेहतरी आ सकती है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में? हाँ, देखो आरजू, पहले हम देखते हैं कि पुराना हुआ कैसे था। पहले ये सच्चाई है कि 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसके 15-20 दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। और इसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि पूरे रीजन के अंदर एक अमन और शांति आए और माहौल ऐसा पैदा हो कि आपस में हम लोग जो बेसिकली सार्क की कंट्री हैं जो साउथ एशियन, वो ट्रेड भी कर पाए। तो ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर गए, बस में गए और नवाज शरीफ के साथ बातचीत हुई दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में, और एक लाहौर जो डिक्लेरेशन तय हुआ जिसके अंदर ये बातचीत आई कि पीस और स्टेबिलिटी लाएंगे इस इलाके में और ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे। ये बात है फरवरी 1999 की। और उसी समय जब ये बातचीत हो रही थी और जब दोनों प्रधानमंत्री मिल रहे थे, वहां पर जो जनरल मुशर्रफ थे वो कहीं कुछ और भी प्लान कर रहे थे। और ये सच्चाई है कि कारगिल की जो हाइट्स के अंदर एनएलआई के जो जवान हैं उन्होंने ऑक्यूपाई की, जो कि अनऑक्यूपाइड हाइट्स थी विंटर में, और वो अप्रैल के महीने में उनका पता चला। तो इसका मतलब कि जब फरवरी में अटल बिहारी वाजपेयी साहब वहां गए थे तो ये कार्रवाई पहले स्टार्ट थी। ये अलग बात है कि जो नवाज शरीफ थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको नहीं मालूम था। हो सकता है उनको बाद में पता लगा, मगर उस समय तक उनको मालूम नहीं था। कितना बताया इसके अंदर भी कंट्रोवर्सी है। मगर ये सच्चाई है कि जो जनरल मुशर्रफ थे उन्होंने किया, और फिर कारगिल का युद्ध हुआ। और ये सबको पता ही है कि कारगिल के युद्ध में हुआ क्या। पाकिस्तान ने कुछ अपनी डेड बॉडीज भी लेने से मना कर दी थी अपने जवानों की। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे जवान है ही नहीं, क्योंकि वहां तो हमारे जवान थे ही नहीं, वो तो आतंकवादी थे और फ्रीडम फाइटर बता रहे थे उनको, वो तो मुजाहिद बता रहे थे, जबकि वो एनएलआई के जवान थे। और उनकी जो डेड बॉडी नहीं ली तो वो भारत के जवानों ने उनका जो लास्ट राइट किया एज पर देयर रिलीजियस रिचुअल्स। तो ये सच्चाई है कि जब हुआ क्या इसका अंत, जो कारगिल के लड़ाई का, ये पता ही है। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, अमेरिका ने भी बहुत प्रेशर डाला और आइसोलेट हो गए। और सच्चाई यह है कि बहुत बुरी हार हुई कारगिल में। मगर नवाज शरीफ बार बार ये कहते रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की है ये उनको नहीं मालूम था, ये मुशर्रफ ने खुद की थी। अब जो उनका एक प्रकार के स्टेटमेंट है, आप उसको इस तरीके से देखें, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाहौर डिक्लेरेशन किया था हमने सच्चे मन से किया था भारत और पाकिस्तान ने, मगर जो मुशर्रफ है उसने जो कारगिल का प्लानिंग किया और उसको नहीं पता था। तो इसका मतलब यह है कि जो कार्रवाई हुई कारगिल की लड़ाई में, वो एक लाहौर डिक्लेरेशन के अगेंस्ट थी। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो लाहौर डिक्लेरेशन किया था उसको नाकारा किया, खुद तोड़ा, और भारत के ऊपर, कारगिल के ऊपर जो युद्ध किया। और फिर ये सच्चाई है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को पीछे मुड़ना पड़ा। और यही नहीं, पाकिस्तान की बुरी तरह से डिफीट हुई और वो अपने जवान भी छोड़ के गए। अब उनके कहने का मकसद यही है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रिलेशन दोबारा इंप्रूव हो, क्योंकि अब वो दोबारा जो कि पीएमएलएन के प्रेसिडेंट बन के आए हैं 6 साल के बाद। और वो चाहते क्यों हैं, जब आप आगे पूछेंगे फिर बात करेंगे आरजू। सर, उसके बाद भी कई गलतियां जो हैं वो की गई पाकिस्तान की तरफ से भी, और देखा हमने कि कई बार रिलेशंस और मजीद खराब हुए। कारगिल के बाद भी जो है वो सबक नहीं सीखा गया। लेकिन आपके ख्याल से क्यों कोई कोई सबक नहीं सीखा और बार बार गलतियां क्यों होती रही? और अब नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं,
क्या रिजल्ट वो चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं भारत की तरफ से कि किया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की है? हाँ, देखो ये भी सच्चाई आरजू की पाकिस्तान में जो असली पावर है वो कभी भी सिविल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रही। या तो वहां पर फौज ने डायरेक्ट रूल किया है, और या एक प्रकार से अगर सिविल गवर्नमेंट भी रही है तो जो फॉरेन और डिफेंस की मैटर्स हैं वो हरदम फौज ने ही एक प्रकार से उसके ऊपर इजाजत दी है और डिसीजन लिया है। क्योंकि ये भी सच्चाई है कि हर देश के पास आर्मी है। पाकिस्तान में जो आर्मी के पास देश है, सारी पावर जो है वो इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी में है, और एक छोटा देश एक बड़ी आर्मी। तो यही नहीं कि जो गलती की थी कारगिल में, मगर उसके बाद जिस प्रकार से आतंकवाद का साथ दिया, ये बार बार हर जगह बहुत ज्यादा एनालिस्ट ने बोला है कि 1960 तक पाकिस्तान की जो जीडीपी थी काफी अच्छा कर रही थी। पाकिस्तान की एगेरियन बेस जो एक प्रकार से इकोनॉमी थी, इलाका काफी फर्टाइल था, 5 नदियां थी, तो काफी अच्छी इकोनॉमी थी, और किसी समय भारत से भी उनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा था। मगर जब से इन्होंने आतंकवाद का साथ दिया है और जब से इनका भट्ठा गोल हो गया, आज तो आपको पता है कि किस हालात में 186 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है, और दर दर की ठोकरें खाट रहे, कटोरा लेके लोगों से पैसे की गुजारिश कर रहे हैं, आईएमएफ भी देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो सहारा दिया है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका जो एंटी इंडिया स्टांस है जो वजूद है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि एक छोटा देश बड़ी आर्मी, मैं बार बार बताता हूँ 1/7 साइज है पाकिस्तान का भारत से, 1/8 पॉपुलेशन है, और 187 टाइम उसकी इकोनॉमी है। इतनी इकोनॉमी श्रिंक कर गई पाकिस्तान की, मगर उसकी फौज अभी भी भारत के 80% है। तो इतनी छोटे देश और इतनी बड़ी फौज का क्या कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इमेजिनरी थ्रेट जो है वो डेवलप करा रखी है कि भारत कि कहीं हमला कर देगा पाकिस्तान पे, और इसलिए उसके प्रोटेक्टर जो है वो फौज है, और इसलिए बड़ी फौज चाहिए। और इसीलिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, 3 प्रॉब्लम है। एक तो आतंकवाद का साथ देना, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को भारत में भेजना, और आज वो जो आतंकवादी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी तो उसने देखा था पाकिस्तान में, उसने कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि वो आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और वो मुझे लगता है आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान को डस रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो एक प्रकार मेन स्ट्रीम कर दिया है पॉलिटिक्स में भी और मेन लाइफ में भी। दूसरा है पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वही सब कुछ चलाती है। देखो किसी देश की भी जो आर्मी इन्वॉल्व हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो काम नहीं कर पाएगी। उसका काम है आप अपने देश की सुरक्षा करना और आपके बॉर्डर को सुरक्षित रखना। मगर जब आप इकोनॉमी में हिस्सादार बन जाते हैं तो फिर वो इकोनॉमी चल नहीं पाती। अगर पाकिस्तान में आप देखें कि क्या हो रहा है, आज जो पैरेलल इकोनॉमी का मुजाहरा कर रही है पाकिस्तान की आर्मी, जो फौजी फाउंडेशन है उसका कम से कम $100 बिलियन के करीब बजट है। कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल स्टेट से लेके बैंक, पूरे के पूरे फौजी फाउंडेशन चलाती है, और वो टैक्स के दायरे में नहीं है। और यही नहीं, फौजी जो एक प्रकार से बजट है डिफेंस का वो बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर आईएमएफ ने भी एक उंगली उठाई। तो ये भी एक है कि कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है फौज की इकोनॉमी में, उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। और जो तीसरा बड़ा मुद्दा है जो पाकिस्तान की रहा है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने पड़ोसियों से सच्चे मन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीन के अलावा चीन भी पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये अब चीन को बाद में पाकिस्तान को पता लगने लग गया है। जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो $62 बिलियन खर्चा हुआ है, इसमें फायदा कोई खास पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका फायदा सारा चीन को होगा। और चीन ने इसको एक प्रकार से अपनी एक्सटेंडेड स्टेट बनानी, और उसका क्या होगा प्रेशर से पाकिस्तान इसका पैसा तो दे नहीं पाएगा,
कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान का कुछ हिस्सा या ग्वादार को मिलिट्री पोर्ट बनाएगा, ये आप देखना आने वाले समय में ये सच्चाई होगी। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप हैं वो एक रियलिस्टिक नहीं रहे। अगर आप भारत के साथ देखें, भारत के साथ 4 युद्ध लड़ चुका है पाकिस्तान, हर टाइम उन्होंने युद्ध शुरू किया। और वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में ये कहावत है कि पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं पर युद्ध कभी जीती नहीं। तो ये सच्चाई है कि हर बार युद्ध करते हैं और हार का मुंह लेना पड़ता है। अब देखें ईरान के साथ जैसे अल अदल जैसे आतंकवादी ग्रुप को उठा रहे हैं, वो सुन्नी मिलिटेंट, वो जाके ईरान में। अब अफगानिस्तान में तालिबान जब आया था तो सोचा था बहुत बड़ी बात है, तालिबान आ गया, स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी पाकिस्तान को। आज आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे। तो ये भी सच्चाई है, ये थर्ड रीजन है कि कहीं रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है अपने नेबर्स के साथ पाकिस्तान की। आतंकवाद और एक कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है आर्मी की, वो जरूरत से ज्यादा होने से, इकोनॉमी में होने से, उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब आपने बिल्कुल। बताया कि जी जी जी। हाँ, जो आपने बताया, इशारा किया, आप एक बार क्वेश्चन पूछेंगे फिर बताते हैं कि ये नवाज शरीफ क्या चाहते हैं इस स्टेटमेंट से। बिल्कुल सर, नवाज शरीफ एक तो इस स्टेटमेंट से क्या चाहते हैं, दूसरा सर आपने कहा कि बहुत बड़ी फौज है पाकिस्तान की, सब बिल्कुल सही कहा आपने, मानते हैं। फिर इतनी बड़ी फौज से सर ये टीटीपी कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? इतने टाइम से नुकसान चल रहा है, कल परसों भी 6 लोगों की जान पाकिस्तान साइड पे गई, कई लोगों को वहां पे मारा गया। तो ये अगर टीटीपी को हम देखें तो हमने तो यही सुना है कि टीटीपी के लोग बहुत कम है, और ये इतनी बड़ी फौज जो है ये आखिर क्यों उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखो, ये सच्चाई है, अगर आप आतंकवाद को पैदा कर दोगे तो एक दिन आतंकवाद इतना बड़ा हो जाएगा उसको काबू करना मुश्किल है। और यही सच्चाई है कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये पश्तून हैं ज्यादातर, और ये बॉर्डर इलाके में है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। आज वो इतने ज्यादा फैल गए हैं और ज्यादा एक प्रकार से डेडली हो गए हैं कि इसको पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल नहीं कर पाई। क्योंकि काउंटर टेररिज्म करना इतना आसान है नहीं किसी भी देश के लिए। मैं ये कहता हूं कि बड़ा मुश्किल है। और कहीं बलूचिस्तान में लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है। तो ओवरऑल इतना आसान नहीं है पाकिस्तान आर्मी के लिए इनको कंट्रोल करना, जबकि वो करने की कोशिश कर। और मैं ये कहता हूं कि एक प्रकार ये वाकई बात है कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है। और वो एक कारण है। उसका कारण ये नहीं है कि भाई उससे क्या फायदा है, उससे नुकसान क्या है। क्या एक छोटा देश इतनी बड़ी आर्मी अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि पैसा चाहिए आर्मी रखने के लिए। इतना देश जिसके पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, आपकी इतनी बड़ी फौज है, तो आप डेट पे डेट लेते जा रहे हो। वो डेट कब पूरा होगा? तो वो जब भी पूरा होगा, या तो आप अपना कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दोगे, जैसा सोचा जा रहा है चीन के। आप डेट तो पूरा कर नहीं पाओगे, कोई ना कोई हिस्सा दोगे आप गिलगित बाल्टिस्तान और ग्वादर। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान को। और जिस प्रकार से 4 चीजें हो रही हैं, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अभी भी, क्योंकि इमरान खान तो जेल में है, मगर उसकी पार्टी जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के आए हैं वो अभी भी लार्जेस्ट पार्टी है। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके साथ साथ आपका जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो टेररिज्म बढ़ने से एक पूरी इंस्टेबिलिटी आ गई है। और इसीलिए सब लोग बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान में सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो और पाकिस्तान के 4 हिस्से हो जाएं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत की तरफ मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम वहां से भी काफी लोग सड़कों पर आए। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो नहीं काबू कर पा रही है आतंकवाद को, क्योंकि आतंकवाद को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। और जब आपने क्रिएट किया तो आज वही आपको काट रहा है। अब जो बात आप कर रहे थे कि नवाज शरीफ ने क्यों बोला, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ को लगता है कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान रिलेशन अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अगर ट्रेड होगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बहुत ही लड़खड़ा रही है। और पाकिस्तान में जो सामान जाता है भारत से, वो तीसरे देश के थ्रू जाता है, यूएई, सऊदी अरेबिया, गल्फ से, वो बहुत महंगा पड़ता है। अगर अच्छे रिलेशनशिप होते हैं तो फायदा पाकिस्तान को तो है बहुत ज्यादा बेनिस्बत भारत के। तो मुझे लगता है वो चाहते हैं कि कोई ना कोई रिलेशन हो, मगर उनके चाहने से कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि असली जो शॉट है वहां पर पाकिस्तान की आर्मी लेती है कि पाकिस्तान की आर्मी क्या समझती है, क्या वो चाहती है कि भारत के साथ रिलेशन। फिर दूसरी बात है, अब भारत का नजरिया बहुत अलग हो गया। भारत ने बहुत कोशिश की अच्छे रिलेशनशिप करने की, मगर आप देखें हुआ क्या कि जिस प्रकार से कारगिल की बात कर रहे थे, जब वाजपेयी साहब बस लेके गए थे लाहौर में तो कारगिल किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे नवाज शरीफ की के मिलने और उनकी जो रिलेटिव की शादी में थे तो पठानकोट हुआ। उसके बाद फिर उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट हुआ तो फिर पुलवामा हुआ एयर स्ट्राइक। तो सच्चाई यह है कि अब भारत का नजरिया चेंज हो गया। जब तक आतंकवाद का साथ पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, भारत कोई बातचीत नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज अगर पाकिस्तान को है तो दो हैं। एक तो किस प्रकार से वो जो इकोनॉमी लड़खड़ा गई है बिल्कुल उसको काबू में लाएं, नहीं तो फिर वो डिफॉल्ट करेंगे। और एक बार डिफॉल्ट कर दिया उन्होंने तो फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक लोन नहीं देंगे। और दूसरा है कि आतंकवाद जो फैलता जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें। आरजू बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर पाकिस्तान में आखिर जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें ये इम्प्रेशन क्यों है कि अगर बीजेपी की या मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं होगी तो ज्यादा आसानी से टर्म्स जो है वो बेहतर होंगे और कोई और गवर्नमेंट नहीं हो पाएंगे, सॉरी। और अगर कोई और गवर्नमेंट आती है बीजेपी को छोड़कर तो पाकिस्तान के साथ टर्म्स फौरन ही सही हो जाएंगे। ये इम्प्रेशन क्यों है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में? लोगों में नहीं है लेकिन पॉलिटिशियंस में। देखो, दो पैरेलल एक प्रकार से एक ये कह दें कि आप आइडिया चल रहे हैं पाकिस्तान में। एक तो जो है वहां का अवाम है। अवाम में अगर आप सोशल मीडिया में देखें, जिसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, अवाम के जो सोशल मीडिया में, वहां लोग एक बात बता रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वाराणसी से खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में। जब उन्होंने अपना एफिडेविट दिया और अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की तो वो 3 करोड़ के करीब है। ना उनके पास घर है, ना कोई उनके पास गाड़ी है। आज की तारीख में पाकिस्तान का अवाम कहता है हमें ऐसा लीडर चाहिए जो देश के अंदर कुछ करके दिखाए। खुद की प्रॉपर्टी 3 करोड़, और उसके मतलब कि मिडिल क्लास आदमी है उससे उसकी होती 3 करोड़ से ज्यादा। ना घर है ना गाड़ी है। और हमारे पॉलिटिशियनों को देखें कि उनके पास यहां नहीं, आप देखें लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में, टर्की का नाम ले रहे हैं, दुबई का नाम ले रहे हैं, वहां पर प्रॉपर्टी लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान का कल्याण होना है तो पाकिस्तान को ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो देश के लिए करे। देखो, वो दूसरे हिसाब से देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जब तक देश में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आए जो देश के बारे में सोचे, वो नहीं देश ठीक हो सकता। और दूसरा जो एक दर्जा है, कुछ एक गवर्नमेंट कहूंगा मैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको लगता है कि कहीं कमजोर गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर वो दबा सकते हैं या बातचीत के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक बहुत टॉलेस्ट लीडर बन गए, आज वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर हैं अगर आपने। तो उनका जो नजरिया है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और वो आज फिफ्थ लार्जेस्ट से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जाने, फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर से थर्ड। तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं कि अगर वीक गवर्नमेंट आती है तो फिर वो हम उसको दबाएंगे, प्रेशराइज कराएंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बहुत टॉल लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, और वो जो है स्ट्रांग हैं। वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर कोई आतंकवादी घटनाएं की पाकिस्तान की तरफ से तो उसका जवाब मिलेगा। और यही नहीं, अगर आप देखें कुछ एक आतंकवादी मारे गए हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे कि इनको किसी भारत से मारा, मगर इशारा किसी तरफ है कि अगर आप आतंकवाद की घटनाएं करके पाकिस्तान में जाके छुपेंगे और ये सोचेंगे कि आपका कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मेन एम यही है। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो चाहते हैं कि एक वीक गवर्नमेंट आए तो उसको हम मैनिपुलेट या हम बातचीत के लिए उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, जैसे करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसके चांसेस है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 3.0 में 100% आएंगे और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी भारत में फिर दोबारा, और भारत जो तरक्की की तरफ जा रहा है। क्योंकि भारत का आप रोड मैप देखें, और ये रोड मैप दूसरे देश भी अपनाना चाहते हैं। और
स्पेशली अवाम, वो चाहता है कि ऐसी सेल्फलेस गवर्नमेंट आए, एक सेल्फलेस लीडर आए जो देश के बारे में सोचे। और यही कारण है कि आज जो भारत की गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, वो देश के लिए काम कर रही है, और इसीलिए इसके चांसेस बहुत हैं आने के। और मुझे लगता है जो कि एनडीए 3.0 आएगा, वो और भी अच्छा काम करेगा, देश की तरक्की कराएगा, देश 5th से 3rd जाएगा, आगे बढ़ेगा। हम सोच रहे हैं कि हमारे डिफेंस में जिस प्रकार से हम किसी जमाने में करीब 70% सामान बाहर से खरीदते थे, आज हम करीब 40 से 50% सामान खुद बनाने, और वो कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। देश भारत में बनाएंगे, पूरे वर्ल्ड के बनाएंगे, और हम आज इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये नजरिया देखें, हमने भी यही सोचा था आज से 15-20 साल जब फौज में थे कि यार ये सामान तो हम नहीं बना सकते, ये तो हमने बाहर से लेना, ऐसा माइंडसेट था। मगर वो माइंडसेट चेंज किया इस गवर्नमेंट ने, इसने कहा हम बनाएंगे। आज भारत में कोई भी अम्यूनिशन बाहर से नहीं आएगा, आज अम्यूनिशन भारत में बनेगा। तो मुझे लगता है ये एक नजारा है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का, एक नजारा है एक सेल्फलेस लीडर का, एक डायनेमिक लीडर का। और इसी के कारण मुझे लगता है पाकिस्तान ये सोचता है कि अगर वीक गवर्नमेंट आती है तो आसान होगा पाकिस्तान को उस गवर्नमेंट से डील करना। आरजू बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ के इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान वाले काफी अच्छे से ले रहे हैं। उनका ख्याल है कि पॉजिटिव बात की है उन्होंने, और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।